We have started with the topic monotonicity. ठीक है, monotonicity is the another name of increasing and decreasing functions. ठीक है, first we will discussing about what is the meaning of monotonous. Can anybody tell me what is the meaning of monotonous? मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? मोनोटोनस का मतलब होता है एक जैसा होना. ठीक है, जब कोई चीज सिमिलर सिमिलर सी हो रही है, मान लो मैं किसी वर्क को कर रहा हूँ, लेट अस सपोज जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू डेली एक ही चीज एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, तो इट इज लाइक अ मोनोटोनस वर्क फॉर मी. ठीक है, कुछ भी नया नहीं होना उसके अंदर, एक जैसा होना. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनस. अब अगर हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करें, तो अगर हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो फंक्शन का मोनोटोनस होने का क्या मतलब है? फंक्शन में एक जैसा क्या होगा? तो फंक्शन में एक जैसा होने का मतलब कि वी विल डिस्क्राइब अबाउट कि जो कर्व है हमारा, अगर हम इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और वो एक जैसा हो, मतलब यूनिडायरेक्शनल हो. इफ द कर्व ऑफ अ फंक्शन is unidirectional, then we say that function is monotonic. ठीक है, जो फंक्शन है वो मेरा मोनोटोनिक होगा. अब मोनोटोनिक होने का मतलब मोनोटोनिसिटी किस टाइप की हो सकती है कि या तो हमारा फंक्शन यूनिडायरेक्शनल, मतलब ये वर्ड जो मेरा यूनिडायरेक्शनल, इट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड. ठीक है, अब फंक्शन या तो हमारा होगा किस तरीके से, अगर इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, मोनोटोनिसिटी को अगर मैं डिफाइन करूं, या तो फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो राइजिंग होगा या फिर फॉलिंग होगा. ठीक है, या तो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन राइजिंग होगा या फिर फॉलिंग होगा. अब राइजिंग ग्राफ कैसे, किस टाइप से, जैसे इस तरीके से हमने ड्रॉ किया, दिस इज राइजिंग ग्राफ एंड दिस इज फॉलिंग ग्राफ. ठीक है, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, स्ट्रेट लाइन राइजिंग फॉर्म में हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है. ठीक है, ओके, इस तरीके से ग्राफ हो सकता है मेरा स्ट्रेट लाइन, ये राइजिंग है. ओके, इज इट क्लियर? नाउ राइजिंग का मतलब, अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर अगर मैं यहां से यहां की तरफ आऊं तो ये तो फॉल हो रहा है. तो राइजिंग की भी एक डायरेक्शन है कि व्हेन एक्सिस कीप्स गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, इन बोथ द केसेस अगर एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, अगर फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, वाई की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही है, तो वी विल से दैट फंक्शन इज राइजिंग. सेम इफ एक्सिस कीप्स गोइंग ऑन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड वाई कीप्स गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, बोथ केसेस अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें ऑन एक्स एक्सिस, तो अगर फंक्शन का ग्राफ इस टाइप का बन रहा है तो वी से दैट इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर इस टाइप का होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन. मैं बोल रहा था कि अगर हमें कैसे डिफाइन हो कि फंक्शन राइजिंग हो रहा है, मतलब मैं इसे फॉलिंग भी तो बोल सकता था, अगर मैं यहां से यहां चलूंगा तो फॉलिंग होगा. बट मैंने बोला इसके लिए कंडीशन है कि अगर हम एक्स पे लेफ्ट टू राइट मूव करें, तो अगर जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है, राइज कर रहा है, तो इसे इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इसी तरह लेफ्ट टू राइट मूव करें, अगर ग्राफ ऑफ अ फंक्शन फॉल हो रहा है, तो इसे इट इज डिक्रीजिंग. ठीक है, इज इट क्लियर? ना इंक्रीजिंग को भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं. किस तरीके से? इंक्रीजिंग के लिए भी, इंक्रीजिंग भी दो टाइप से इंक्रीजिंग होता है. एक होता है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है, और एक नॉर्मल इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग. ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एफ एक्स या वाई की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है ऑलवेज. ठीक है, वो जीरो नहीं हुई है, ठीक है, वो डिक्रीज नहीं हो रही है कभी भी. ओके, इट इज लाइक दिस ग्राफ. ओके, और इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि अगर मैं इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ कर दूं, लेट अस सपोज पहले ये, फिर ये, फिर ये,
तो अगर मैं यहां से यहां तक, अगर ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, तो ए से बी के बीच में अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे चेक करूं ग्राफ को, इफ आई चेक आउट इन दिस पोजीशन, तो इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंटरवल में ना तो फंक्शन इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, ठीक है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो दिस कंप्लीट ग्राफ इन द होल इंटरवल ए टू बी इज कॉल्ड ओनली इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं हो रहा, इस पर्टिकुलर पोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, रुका हुआ है, ठीक है, इंक्रीज होने से। लेकिन यहां पर अगर मैं कहीं पे भी, नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लो यहां पर x की वैल्यू मान लो x1 है और यहां पर x2 है, यहां पे x3 है, तो अगर मैं x1 x2 x3 तीनों पे चेक करूंगा तो fx की वैल्यू सेम रहेगी ना, y की वैल्यू सेम रहेगी, इंक्रीज थोड़ी हुई है, बढ़ थोड़ी गई है। मैंने बताया था इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे x इंक्रीज होते जाए fx की वैल्यू, y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जानी चाहिए, ठीक है। अगर, हाँ, बेसिकली यू कैन से लाइक दैट, ठीक है। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ दिस तो ये इट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्ट, सेम फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। अगर मैं डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो क्या बनेगा, डिक्रीजिंग को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड ओनली डिक्रीजिंग, तो इसमें ग्राफ बनेगा मेरा किस टाइप का, इट विल लाइक दिस एंड इट विल बी लाइक, इस तरीके से बन रहा है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में ना तो ये इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, रुका हुआ है, ओके। ठीक है, क्लियर। तो तो इंक्रीजिंग का मतलब आप ये भी कह सकते हो नॉन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग को हम क्या नेम दे सकते हो, नॉन डिक्रीजिंग भी दे सकते हैं नेम, ओके। इस तरह डिक्रीजिंग को हम क्या सकते हैं, नॉन इंक्रीजिंग, ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, ग्राफिकली पता लग गया आपको कि व्हाट इज द इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज डिक्रीजिंग। वन मोर थिंग, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अलावा भी कुछ चीजें हैं, क्या है उसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें कि ऐसा भी तो हो सकता है कि फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो एक नई टाइप आती है हमारी, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हाँ, कांस्टेंट, अभी बात करते हैं, थर्ड टाइप पे बात कर रहे हैं, फोर्थ टाइप पे कांस्टेंट में अभी हम बात करेंगे बेटा, ठीक है। कांस्टेंट अलग चीज है, वो फोर्थ टाइप में आता है। नहीं बेटा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का ये मतलब नहीं है कि ना तो इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, मतलब इफ इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, इफ इन अ पर्टिकुलर interval in some part of interval function is increasing and other part is decreasing, then in whole interval function is neither increasing nor decreasing, ठीक है, ओके। मीन्स क्या हुआ कि अगर हमारे कुछ किसी इंटरवल में कुछ पार्ट में, जैसे ये वाला ग्राफ है, अब अगर मैं यहां पे ए से लेकर और यहां तक देखता हूं बी तक, तो अगर मैं ए से लेकर सी तक जाता हूं तो इंक्रीज हो रहा है, और सी से लेकर डी तक आता हूं तो डिक्रीज हो रहा है, और फिर डी से लेकर बी तक जाता हूं फिर इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ पार्ट में इंक्रीज हो रहा है, कुछ पार्ट में डिक्रीज हो रहा है, तो ये पूरा ए से लेकर बी के बीच में फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, ओके, अंडरस्टैंड। हम्म फोर्थ टाइप, फोर्थ जो कांस्टेंट की बात हुई ना कि कांस्टेंट अगर फंक्शन, जैसे मान लो मेरे को रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5,
ठीक है, ओके, फॉर अ कांस्टेंट फंक्शन, let us suppose we have given fx is equal to 5 या y equal to 5. Okay, अगर if y will draw the graph of this function it will like this कि x की कुछ भी वैल्यू y की वैल्यू 5 रहेगी. ओके, द ग्राफ विल बी लाइक दिस. ठीक है, तो इसको हमने ज्यादातर टीचर्स में ये कंफ्यूजन रहता है, कई लोग बोलते हैं कि इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, ये हमेशा प्रॉब्लम रही है, लेकिन एक्चुअली इसको हम फोर्थ कैटेगरी में डाल देते हैं. इट इज आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. ठीक है, हम ना इसको इंक्रीजिंग में काउंट करेंगे ना डिक्रीजिंग में काउंट करेंगे, लेकिन ना इसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में काउंट करेंगे. ओके, इट इज अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मोनोटोनिसिटी से बाहर है ये. ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट कांस्टेंट वाला वैसे हमारे कोई वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि कांस्टेंट फंक्शन में जो होता है, जब जैसे मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू 5, कोई फंक्शन देखा, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो एक्स कुछ भी रहे मेरा 1 2 3 4 5 रहे, एफ एक्स के लिए तो 5 रहनी है ना, तो इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ है ये इट इज आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये मोनोटोनिसिटी से बाहर है. ठीक है, हम ना इसको इंक्रीजिंग में काउंट करेंगे ना डिक्रीजिंग में काउंट करेंगे, ना नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में काउंट करेंगे. ओके, क्लियर? चलो आगे स्टार्ट करते हैं. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल ए कॉमा बी. ठीक है, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी या क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ए और बी के अंदर अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो मैंने भी आपको इसका ग्राफ बताया था. ग्राफ कैसा होता है इसका, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, कुछ ऐसा ही होगा ना. ठीक है, आई विल टेकिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट. ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला टाइप ले रहा हूं मैं अभी फिलहाल. ओके, दिस इज अवर ए पॉइंट एंड दिस इज अवर बी पॉइंट. ओके, इसके अंदर मैंने क्या किया, दो पॉइंट्स ले लिए. एक पॉइंट लिया x1 और दूसरा पॉइंट ले लिया x2. ठीक है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y, और y क्या है मेरा fx है, तो fx1 हो जाएगा. तो मींस ये वाली जो लेंथ है मेरी, ये जो डिस्टेंस होगा ये fx1 हो जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो fx1 कहलाएगा. इसी तरह अगर ये x2 है तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा ये fx2 कहलाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, अब एक चीज बताओ, x1 बड़ा है या x2 बड़ा है. x2 बड़ा है ना, तो x1 इज स्मॉलर देन x2. ठीक है, fx1 बड़ा है या fx2, दिस इज fx1 दिस इज fx2. fx2, तो fx1 छोटा है, तो इफ x1 इज लेस देन x2 implies that fx1 is less than fx2. ठीक है, अगर हम a और b इंटरवल के बीच में कोई भी दो पॉइंट्स लें, किस तरीके के दो पॉइंट्स लें, x1 और x2, सच दैट x1 x2 से छोटा है, तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंगली fx1 और fx1 जो है वो fx2 से छोटा आ रहा है. ठीक है, तो वी से दैट इट इंप्लाइज fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल a कॉमा b. ठीक है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, कि अगर fx1 fx2 से छोटा है, ये हमें एक गिवन दे दे कि अगर हम, हाँ, अगर हमें
गिवन है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इट मींस fx1 fx2 से छोटा है, दैट इंप्लाइज दैट x1 जो है छोटा है x2 से। ओके, चलें अब डिक्रीजिंग के लिए डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इफ fx इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल a कॉमा b, तो इफ आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया like this is our a point, this is our b point। ठीक है, अगेन वी विल टेकिंग 2 पॉइंट्स इन बिटवीन a एंड b, एनी 2 पॉइंट्स, ये x1 है, ये x2 है। तो अगर मैं ड्रॉ करूं, तो ये वाली जो लेंथ होगी मेरी, ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा fx1, और ये x2 है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा, ये fx2 होगा। नाउ अगेन x1 x2 से छोटा है, ठीक है, तो इफ x1 लेस देन x2, क्या fx1 fx2 से छोटा है? इन दोनों में बड़ा कौन है? fx1, तो implies that fx1 is greater than fx2. It implies that function is fx is decreasing function। हाँ, वाइस वर्सा है ना, कि अगर fx1 fx2 से ग्रेटर है, it implies that x1 is less than x2, तो we say that function is decreasing function। ठीक है, रिमेंबर दोनों केसेस में आप ध्यान से देखना, आपने फर्स्ट केस के अंदर यहां पे जो साइन था उसका जो साइन यहां था x1 और x2 में, वही fx1 और fx2 में था, ठीक है, इंक्रीजिंग में। लेकिन डिक्रीजिंग में क्या होगा, जो x1 और x2 के बीच में साइन है उसका रिवर्स साइन fx1 और fx2 में, अपोजिट साइन है, बिल्कुल एग्जैक्टली, साइन गेट रिवर्स्ड। ठीक है, क्लियर? ये तो हुआ हमारा मेथड चेक करने का कि किसी फंक्शन को अगर हमें चेक करना हो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। नाउ थर्ड पॉइंट आता है हमारा, टू चेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ dy by dx, or you can say f dash x। ठीक है, इसके लिए हमारा ए पॉइंट है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन dy by dx is always greater than or equal to 0। ठीक है, dy by dx क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और यू कैन से f dash x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और यू कैन से f dash x is greater than equal to 0। B part, for strictly increasing function, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में dy by dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और f dash x इज ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। ठीक है, फॉर केस ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, इसको एक बार मैं आपको क्लियर करूं, आप में से कोई किसी को पता है कि हम ये क्यों ले रहे हैं कि dy by dx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा क्यों लिखा मैंने? देखो
क्वेश्चंस तो हमारे सिर्फ इन फॉर्मूले से हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं ना तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी किसी चीज को समझने में फ्यूचर में। ठीक है, मैंने आप लोगों को ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx बताया था। कैन यू टेल मी व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx? बताएगा कोई? व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx क्या होता है? इट गिव्स अ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, isn't it? It gives us slope of tangent to the curve. ठीक है, if I draw a graph here, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप की बनेगी। अगर इस पॉइंट पे बनाऊंगा तो थोड़ा सा इस तरीके की बनेगी। ठीक है, ये वाला एंगल बड़ा होगा या ये वाला एंगल बड़ा होगा? बताओ हमको, दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है? ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। एंगल 2 इज मोर। ठीक है, अच्छा, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ लाइन मैंने आपको बताया, स्लोप ऑफ लाइन होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। तो इस केस में tan 1 होगा, जो भी एंगल 1 होगा, और इस केस में tan 2 होगा। तो m की वैल्यू कीप्स गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, m इज कीप्स गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा m की वैल्यू, और एक टाइम पे 90 तक जाएगा, मैक्सिमम 90 तक जाएगा। क्योंकि अगर u रिवर्स हो गया तो एंगल जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगा 0 से 90। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू जो जो स्लोप होगी वो dy बाई dx जो होगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से लेकर 90 के बीच में अगर हम चेक करें, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू, तो इट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। इट मींस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। ठीक है, अब जो हमारा इंक्रीजिंग होता है उसमें मैंने बताया ना, जब वो पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के, ग्राफ मान लो मेरा यहां से शुरू हुआ, अनदर ग्राफ इज इंक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग का ग्राफ इस तरीके से मैंने बोला था, ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर ये हुआ। तो यहां से यहां तक तो इंक्रीज हुआ वो, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स ये क्या हो गया? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर कितना हो गया? इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, इस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर रीजन में। इस पर्टिकुलर रीजन में dy बाई डी एक्स जो है मेरा, इस पर्टिकुलर रीजन में dy बाई डी एक्स मेरा 0 हो जाएगा, इस वाले पर्टिकुलर रीजन में, जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रहा है। उसके बाद फिर इंक्रीज होने लग जाएगा, और यहाँ पे भी इंक्रीज होने हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर रीजन या तो dy बाई डी एक्स इस यहां से लेकर यहां तक, या तो dy बाई डी एक्स 0 से ग्रेटर है या 0 के इक्वल है। तो वी से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, सेम फॉर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए भी हम इसी तरीके से सी पॉइंट लिख लेते हैं। सी पॉइंट क्या है? फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन dy by dx is either less than or equal to 0, or you can say f dash x is less than equal to 0, and d point is for strictly decreasing function dy by dx is less than 0, or you can say f dash x is less than 0. ठीक है, okay, we will use the concept of f dash x dy by dx to check the function whether increasing or decreasing. नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारा, नहीं नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, क्रिटिकल पॉइंट।
points, or you can say values of x at which f dash s is either 0 or does not exist. ठीक है, या तो 0 हो या फिर एग्जिस्ट ना करे. ठीक है, यू कैन से f dash x is 0 or f dash x is not defined, that is 1 upon 0. ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड. इन दोनों केसेस में जो भी x की वैल्यूज आएंगी उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, अगर मैं ग्राफिकली आपको डिफाइन करूं कि f dash x डज नॉट एग्जिस्ट कब होता है, कब होता है, अगर ग्राफिकली बताएगा कोई, ग्राफिकली कब होता है f dash x डज नॉट एग्जिस्ट? आप लोग नहीं. अगर मैं यहां पे देखूं, ये ए पॉइंट है और यहां से लेकर यहां तक बी पॉइंट तक. ठीक है, सी डी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे f dash x 0 है. यहां पर जो पॉइंट दिया x1. ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने बोला था ग्राफ अगर शार्प हो जाता है तो f dash x एग्जिस्ट नहीं करता. अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इफ देयर इज अ शार्प. ठीक है, अगर मैं यहां देखूं तो इट इज अ शार्प, तो एट पॉइंट सी इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो f dash x इज 1 upon 0 हेयर. ठीक है, अगेन इस वाले पॉइंट पे फिर से f dash x मेरा क्या है, 0 के इक्वल है x2 पे. और अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो इस पॉइंट पे भी f dash x मेरा 0 के इक्वल. ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट है ना मेरे x1 c x2 d, all these points are critical points. ठीक है, नहीं ए अभी, ए से हमने स्टार्ट किया, ए को हम एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, ए और बी को. ठीक है, वहां पे हम मान के चल रहे हैं, वहां से हमें क्योंकि पता नहीं है ना f dash x क्या होगा वहां पर. ओके, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं. मान लो क्वेश्चन दिया है मेरे को, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5. ठीक है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. वाई? इंक्रीज ही होगी. तो इसको हम अगर शो करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू एनी टू नंबर्स ऑफ द होल इंटरवल. को भी हमें इंटरवल डिफाइन नहीं तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी लेते हैं, ऑल रियल नंबर्स में से कोई भी दो, सच दैट x1 इज लेस देन x2. इस तरीके से लेंगे x1 x2 से छोटा है. इट इंप्लाइज दैट 2x1 इज लेस देन 2x2 ही होगा ऑलवेज. अगर मैं 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन तो चेंज होगा नहीं. इट इंप्लाइज 2x1 प्लस 5 इज लेस देन 2x2 प्लस 5. अगर दोनों साइड मैंने 5 ऐड कर दिया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है मेरे को साइन में. और अगर मैं ध्यान से देखूं तो इट इज द वैल्यू ऑफ fx1, क्योंकि अगर मैं fx1 कैलकुलेट करूंगा तो इट विल बी 2x1 प्लस 5. तो इट इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2. तो व्हाट आई सेड दैट कि अगर x1 x2 से छोटा है और fx1 भी fx2 से छोटा जाए तो इट इंप्लाइज वी से दैट fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, ये तो हुआ मेथड 1. ठीक है, दिस इज मेथड 1. अब इसका इजी मेथड करते हैं, मेथड 2 करते हैं. मेथड 2 क्या कहते हैं हमसे, एफ एक्स गिवन है मेरे को 2x प्लस 5. व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स इज 2. अब एफ डैश एक्स के लिए 2 है, तो अगर हम
x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, f dash x इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सिंस f dash x is greater than 0 for all values of x belongs to real numbers, x की कोई भी वैल्यू पुट करने, क्योंकि पुट तो होनी नहीं है, वो टू ही आना है आंसर ऑलवेज f dash x का, तो इट इंप्लाइज वी से दैट fx is strictly increasing function. ठीक है, बोथ मेथड्स आर गिवन इन योर बुक, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा. ओके, इक्वल टू 0 कभी नहीं आएगा. क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल्स in which fx is equal to minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1 is strictly increasing, second part strictly decreasing. ठीक है, we have to find out the intervals in which the given function fx is equal to minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1 equal is strictly increasing or strictly decreasing. ठीक है, okay, so to do this question first we'll write down what is f dash x. f dash x क्या होगा मेरे पास, f dash x will be कितना हो जाएगा, माइनस 2 3 6 एक्स स्क्वायर माइनस 18x minus 12. Okay, now here we will factorize this if possible. अगर फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइजेशन कर दो, तो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल है इफ देयर इज समथिंग कॉमन टू टेक आउट कॉमन इट, दैट इज minus 6 is taken as common, it will be x square plus 3x plus 2. Now further we will get a quadratic polynomial. Quadratic polynomial ko we can factorize it as, if we will factorize it, it will be x plus 2 and x plus 1. You can factorize yourself. आपको आती है फैक्टराइजेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. Okay, now the next step is find out the critical points. So for critical points what we have to prove, put either f dash x is equal to 0 or f dash x is equal to 1 upon 0. Is it possible f dash x is equal to 1 upon 0? क्या f dash x x की किसी वैल्यू के लिए 1 upon 0 नॉट डिफाइंड हो सकता है क्या भाई? f dash x में मैं x की कोई वैल्यू यहां पुट करूं जिससे ये डिनोमिनेटर 0 आ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, सो वी विल टेक एन एज ओनली f dash x इक्वल टू 0. इतना ही ले लेंगे हम, f dash x को 0 के इक्वेट पुट कर देते हैं. सो इट विल बी minus 6 x plus 2 x plus 1 is equal to 0. That is either x plus 2 equal to 0 or x plus 1 equal to 0. X equal to minus 2 and x equal to minus 1. Okay. Clear? Now we get a critical points. Now plot these critical points on a number line. हम क्या एक नंबर लाइन बना लेते हैं रफली, उस पर इन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं रफ में. ठीक है, मैंने नंबर लाइन बना ली माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक. एक क्रिटिकल पॉइंट है -1 और -2 में, पहले आएगा मेरा -2 देन -1, इसी ऑर्डर में आएंगे ना. तो द होल नंबर लाइन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, और यू कैन से the whole number line divided now in 3 intervals. Now in these 3 intervals we will check out कि f dash x is increasing, f dash x is greater than 0 or less than 0. ठीक है, excluding these critical points, इनको exclude करके चेक करेंगे. तो how to check? To check this we will form a table. टेबुलर अरेंजमेंट करते हैं, टेबल बनाते हैं हम एक. ठीक है, उसमें क्या क्या लेंगे, फर्स्ट विल राइट इंटरवल.
ठीक है, फर्स्ट कॉलम होगा ये मेरा। सेकंड कॉलम क्या होगा मेरे पास, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स के लिए क्या करेंगे हम वापस एफ डैश एक्स के पास जाते हैं। एफ डैश एक्स को हमने फैक्टराइज किया था ना, उसके फैक्टर्स चेक करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर था मेरा -6, सेकंड फैक्टर था x+2, थर्ड फैक्टर था x+1। तो इनको एक एक करके लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट सेकंड कॉलम में -6 फर्स्ट फैक्टर, देन x+2 नेक्स्ट फैक्टर, एंड देन x+1 लास्ट फैक्टर। वी विल राइट डाउन ऑल दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज एफ डैश एक्स, एंड द लास्ट वन इज नेचर ऑफ एफ एक्स। ओके, अंडरस्टैंड? ये टेबल क्लियर है सब लोगों को? सबसे पहले मेरे को इंटरवल का कॉलम बनाना है, फिर जितने भी फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग करके एक एक कॉलम में डिफाइन कर देना है। उसके बाद एफ डैश एक्स का एक कॉलम बनाना है और एक लास्ट नेचर ऑफ एफ एक्स का कॉलम बनाना है। क्लियर? नाउ व्हाट वाज आवर फर्स्ट इंटरवल? आवर फर्स्ट इंटरवल वाज -∞ to -2, तो we'll write it as excluding both -∞ to -2। ठीक है, सेकंड इंटरवल वाज -2 to -1, थर्ड इंटरवल वाज -1 to infinite। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस इंटरवल में जैसे -∞ to -2, इसमें अगर हम x की कोई भी वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, अपनी मर्जी से ले लेते हैं, -2 और -3 के बीच में मैंने कोई भी नंबर ले लिया, लेट अस सपोज आई हैव टेकन एज -5। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। तो अगर मैं -5 यहां पुट करूं तो यहां तो x एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहां का साइन चेक करना है। आई हैव टू चेक ओनली द साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो -6 तो माइनस ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इफ आई पुट हियर -5, व्हाट इज -5 + 2? -5 + 2 is -3, that is again negative। देन -5 + 1 अगेन नेगेटिव। तो जो मेरा एफ डैश एक्स है वो प्रोडक्ट था इन तीनों का, तो अगर इन तीनों साइन का प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा मेरे पास। और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है, एफ डैश एक्स नेगेटिव तो जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है? छोटा है, तो जीरो से छोटा होते ही dy/dx एफ डैश एक्स अगर जीरो से छोटा है तो इट मींस इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हियर। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ये वाले साइंस हमें एफ डैश एक्स का साइन चाहिए। तो एफ डैश एक्स का साइन तभी मिलेगा जब हमारे को इन सारे फैक्टर्स के साइन मिल जाएंगे और उनको हम प्रोडक्ट कर लेंगे, क्योंकि इन सबका प्रोडक्ट ही तो एफ डैश एक्स है मेरा। क्योंकि x की वैल्यू मेरी -∞ से -2 के बीच कोई भी हो, तो मेरे ये जो फैक्टर्स हैं इनके साइन क्या रहेंगे, आई हैव टू चेक आउट दिस। हाँ हाँ, -∞ से -2 के बीच में कोई भी नंबर लो, इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर ले लो, -1.9 लोगे तो भी हो जाएगा। जैसे -2 और -1 के बीच में नंबर लो, क्या लें, -1.5, तो ये वाला तो मेरा नेगेटिव ही रहेगा। If I put here x equal to -1.5, -1.5 + 2 is +0.5, so it will be positive. Then -1.5 + 1 is -0.5, it is negative। और तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इट विल बी पॉजिटिव, तो इट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। -2 और -1 के बीच में अपनी अपनी चॉइस से कोई नंबर ले लो बेटा। इनके बीच में आता है क्या, इन दोनों नंबर के बीच में आएगा क्या? इन दोनों नंबर्स के बीच में का नंबर होना चाहिए। -1 to ∞ में अब इसमें जीरो ले सकते हो आप, क्योंकि इन दोनों के बीच में आएगा ना, -1 से बड़ा और ∞ से छोटा। तो जीरो लेंगे तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा। इट इज 0 + 2 पॉजिटिव, 0 + 1 अगेन पॉजिटिव, तो इट विल बी नेगेटिव, तो इट विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किसमें, कौन सी, इस जगह पर -6 पर? -6 पे इसलिए चेक नहीं करें, यहाँ x है ही नहीं ना, तो x पे इसलिए नहीं चेक करें ना, x के लिए तो पुट करेंगे ना, यहाँ x की वैल्यूज ही तो ले रहे हैं हम, x तो है ही नहीं, तो ये -6 का तो -6 ही रहा है ना। आप x तो पुट कुछ करोगे ही नहीं ना, माइनस का माइनस ही रहेगा ना ये। उसके बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो, यस डेफिनेटली।
तो अब हमारे पास क्या क्या गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -1 से -2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -1 से इंफिनिटी, और -2 से -1 में इंक्रीजिंग है। तो वी विल से दैट आंसर क्या हो गया हमारा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -2 to -1 and strictly decreasing for all x belongs to -infinity to -2 union -1 to infinite। ठीक है, नोटेड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आप लोगों को। समटाइम्स योर फ्रेंड्स और इवन योर स्कूल सेज कि जो आपके इंटरवल्स आए थे ना ये 3, तो आपका जो लास्ट वाले इंटरवल है ना, यहां से आप क्या करना शुरू कर दो, साइन लगाना शुरू कर दो। कैसे, अल्टरनेटिवली, प्लस माइनस प्लस। जहां पे प्लस है वहां इंक्रीजिंग कर दो उस इंटरवल को, और जहां पे माइनस है वहां डिक्रीजिंग कर दो। समटाइम्स ये सेज, मैंने जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन लिया, ऐसा हमेशा नहीं होता। मैं मानता हूं 95% क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा, लेकिन देयर आर सम क्वेश्चंस लाइक दिस क्वेश्चन जो मैंने किया, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस नहीं आया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आया है। ओके, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं एक्चुअली उसको लगाने की, शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो बेसिकली, ठीक है, दैट आर यूज्ड इन एंट्रेंस एग्जाम्स। उसके लिए 2-3 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा होते हैं हमारे, ठीक है, बट नॉट एज पर सीबीएसई। सीबीएसई आपसे पूरा डिमांड करती है। ओके, तो आप डायरेक्टली प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिवली अप्लाई करना शुरू मत कर देना कि उससे हम डायरेक्टली निकाल लें। अगर कोई कहे भी तो भी नहीं, कई बार ऐसा भी हो सकता है 2 बार कंटिन्यूस प्लस आ जाए फिर माइनस आए, या 2 बार कंटिन्यूस माइनस आ जाए फिर प्लस आए, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं बुक में। ओके, तो यू हैव टू अप्लाई द होल मेथड। ये मेथड अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ओके, on the basis of today's topic you are able to do some questions of your exercise 6.2। ठीक है, जो सीबीएसई की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 उसके कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। ठीक है, 2000 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन से आप जो कर सकते हो बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18 एंड 19। ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। एक्चुअली मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन को किस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करते हैं वो वाला नहीं कराया, तो वो वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।